11 सालों तक एसआईपी के थ्रू 15 लाख रुपीस इन्वेस्ट करने के बाद जो टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू बनती है वो है सिर्फ 14 लाख रुपीस, यानी -1 लाख रुपीस के रिटर्न्स। और ये कहानी आपके साथ शेयर करना काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी बड़ी गलतियाँ हैं जो अगर आप नहीं करोगे तो आप लॉन्ग टर्म में अपना बड़ा नुकसान होने से बचोगे। मेरे एक करीबी रिलेटिव का पोर्टफोलियो मैंने देखा और मैं दंग रह गया। वो पिछले 11 सालों से एक फंड में अपना पैसा एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे थे, जिसमें आज तक उनका टोटल 15 लाख रुपीस इन्वेस्ट हो चुका है। लेकिन 11 साल के लंबे पीरियड तक इन्वेस्ट करने के बाद भी उनके जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है वो सिर्फ 14 लाख है आज, यानी उनको कुछ भी रिटर्न्स नहीं मिले हैं, ऊपर से -1 लाख रुपीस उनको लॉस हो रहा है। और जिस फंड में वो अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उसका नाम है पीजीआईएम इंडिया इमर्जिंग मार्केट्स इक्विटी फंड। यहाँ उन्होंने काफ़ी सारी गलतियां करी थी अपनी इन्वेस्टिंग को लेकर, जिसमें से सबसे बड़ी गलती जो मैं पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ वो है गलत म्यूचुअल फंड या फिर एक अंडर परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड चूज करना। अगर यही 15 लाख रुपीस उन्होंने किसी अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करा होता तो आज 11 साल बाद उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो चुकी होती ऑलमोस्ट 60 to 70 लाख रुपीज़, यानी उन्होंने अपना ऑलमोस्ट 50 लाख से भी ज़्यादा का नुकसान करवाया है। और साथ ही इतने सालों तक उनका इन्वेस्टमेंट इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाया है, यानी आप समझ सकते हो कि 11 सालों में उनके पैसों की वैल्यू कितनी ज़्यादा कम हो चुकी है। सो यहाँ पर हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका पहला सवाल मुझसे ये था कि क्या मुझे इस एसआईपी में अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करना चाहिए या फिर स्टॉप कर देना चाहिए या फिर सारा पैसा रिडीम करके म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देना चाहिए, क्योंकि मैंने आपके वीडियोज़ देखे हैं म्यूचुअल फंड्स में एसआईपी से ज़्यादा रिटर्न्स मिलते हैं। और ये सुन के मुझे और ज़्यादा शौक लगा। इट्स एक्चुअली फ़नी कि 80% इन्वेस्टर्स को अभी भी ये लगता है कि वो अपना पैसा एसआईपी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, बट जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि एसआईपी बस एक मेथड है जिसे कहा जाता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इनडायरेक्टली आपका पैसा तो म्यूचुअल फंड्स में ही इन्वेस्ट हो रहा है। एसआईपी और म्यूचुअल फंड्स दोनों अलग अलग नहीं है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए दो मेथड्स होती है, एक है एसआईपी और एक होती है लमसम। लमसम यानी आप बहुत बड़ा अमाउंट एक ही बार में इन्वेस्ट कर रहे हो, और एसआईपी यानी एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जो मंथली आपके अकाउंट से विड्रॉ होगा। या तो आप मंथली एसआईपी कर सकते हो या फिर डेली एसआईपी कर सकते हो या फिर ईयरली एसआईपी कर सकते हो, बट वहाँ पर एक अमाउंट फिक्स्ड होता है और टाइम ड्यूरेशन भी फिक्स्ड होता है कि इतने इतने टाइम ड्यूरेशन के बाद आप इतना अमाउंट इन्वेस्ट करोगे उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड के अंदर। एंड देन मैंने उनसे पूछा कि आपने इस एसआईपी में अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कैसे किया था, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने किसी म्यूचुअल फंड एजेंट को अपने पैसे दिए थे और उन्हें ही कह दिया था कि आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर लो। तो ये सबसे बड़ी गलती है जो किसी को भी नहीं करनी है। मैं हमेशा हर वीडियो में बताता हूँ कि आपको खुद से म्यूचुअल फंड के बारे में रिसर्च करना है, उसके बाद अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। आप अपना मेहनत से कमाया हुआ पैसा किसी भी एसेट क्लास में रैंडमली इन्वेस्ट मत करो। पहले समझो कि उस एसेट क्लास में रिस्क कितना है, आपको रिवॉर्ड्स कितने मिलेंगे, आपको रिटर्न्स कितने मिल सकते हैं। एंड सिमिलरली किसी भी म्यूचुअल फंड में भी अपना पैसा इन्वेस्ट करने से पहले आपको उस फंड के बारे में रिसर्च ज़रूर करना है कि क्या वो फंड अच्छा है या नहीं। किसी भी एजेंट के कहने पर किसी भी रैंडम फंड में इन्वेस्ट मत कर लेना। एजेंट आपको वही फंड बताएगा जिसमें उसको कमीशन ज़्यादा मिल रहा है, फिर उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका फ़ायदा होगा या नुकसान, जो कि हमने इस केस में देखा। 11 साल बाद भी इन्वेस्टर लॉस में है, यानी म्यूचुअल फंड हर बार सही नहीं हो सकते। आप सही म्यूचुअल फंड चूज़ करोगे तो आपके लिए म्यूचुअल फंड सही है, ये चीज़ आपको समझना है। एंड अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप हर एक म्यूचुअल फंड कैटेगरी को खुद से एनालाइज करो, तो फिर आप मेरे सारे वीडियोस का रेफरेंस ले सकते हो। हमने सारी कैटेगरीज के ऊपर वीडियोस पोस्ट किए हुए हैं जो आप चेकआउट कर सकते हो। वहाँ पर हमने सारे ही फैक्टर्स और रिस्क रेशियोज़ के बेसिस पर टॉप परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड सजेस्ट किए हैं। और मैं आपको कभी भी ऐसे फंड सजेस्ट नहीं करूंगा जिसमें आपका नुकसान हो, क्योंकि आपका पैसा मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है और मैं बस ये चाहता हूँ कि आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बने और अपने पैसों के साथ सही डिसीजंस लेना सीखें। तो अगर आपको खुद से म्यूचुअल फंड एनालाइज करना नहीं आता, अगर आप अच्छे म्यूचुअल फंड्स ढूंढना नहीं जानते या फिर आपको एक अच्छा म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बनाना नहीं आता, तो आप मेरी पूरी म्यूचुअल फंड प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। मैंने काफ़ी सारे वीडियोस पोस्ट करे हैं जिससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। इसका लिंक ऊपर आई बटन पे भी फ्लैश हो रहा होगा, तो इस वीडियो के बाद जाकर बाकी सारे वीडियोस भी आप चेकआउट कर सकते हो। अगली जो बड़ी गलती उन्होंने यहाँ पर करी है वो है 10 सालों तक अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू ना करना और रीबैलेंस ना करना। आप किसी भी म्यूचुअल फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको 1 से 2 सालों बाद उस म्यूचुअल फंड को रिव्यू ज़रूर करना है। आपने जब इन्वेस्ट किया था हो सकता है उस मोमेंट पर वो फंड टॉप परफॉर्मिंग हो, लेकिन 2 साल बाद उसका परफॉर्मेंस डाउन आ चुका हो, वो फंड अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो। क्योंकि ऐसे बहुत सारे फंड्स रहे हैं पास्ट में जिन्होंने शुरू के 2-3 सालों में काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए थे, लेकिन 3 सालों के बाद उनका परफॉर्मेंस डाउनग्रेड होता गया। इसीलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि 2 से 3 सालों के इंटरवल के बाद आप अपने सारे ही फंड्स को एनालाइज ज़रूर करें और फिर से रिव्यू करें कि क्या वो फंड अभी भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं। जिन भी फंड्स में आपने पैसा इन्वेस्ट करा है, आपको उनको टाइम टू टाइम रिव्यू करते रहना है।
पास्ट में मैंने ये भी कहा है कि आपको मिनिमम 5 इयर्स देने हैं किसी भी म्यूचुअल फंड को, लेकिन आपको यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक समझना है। 5 इयर्स आपको कब देने हैं? जब वो फंड अच्छे रिटर्न दे रहा है या फिर थोड़े बहुत रिटर्न्स दे रहा है 2 से 3 सालों तक। लेकिन पीजीआईएम जैसे केस में जहाँ पर 3 से 4 साल तक लगातार कोई भी रिटर्न नहीं थे, अगर आपको ज़ीरो रिटर्न्स या फिर कंटिन्यूसली माइनस रिटर्न्स मिल रहे हैं बुलिश मार्केट में भी, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ऐसे में आपको 2 से 3 सालों में ही फंड स्विच कर लेना चाहिए। लेकिन अगर कोई फंड है जैसे कि पराग पारिक हो गया, तो पिछले 2 सालों तक वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा था। उसके पीछे रीज़न था क्योंकि यूएस स्टॉक मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहे थे, और जब फिर से वो बढ़ना शुरू हुए हैं तो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड का भी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है। तो अगर गिरते मार्केट में आपका फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, उस केस में आपको होल्ड करना है। लेकिन बुलिश मार्केट में भी अगर आपका फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है 2 से 3 सालों तक भी, पैसे केस में आपको उस फंड को रिप्लेस कर लेना चाहिए किसी बेटर फंड के साथ, जिसे कहा जाता है रीबैलेंसिंग, विच सिंपली मीन्स अपने पोर्टफोलियो में कुछ रिक्वायर्ड चेंजेस करते रहना टाइम टू टाइम। सो आई होप आपको ये सारे ही पॉइंट्स अच्छे से समझ आए होंगे। एंड अगर आपकी भी ऐसी ही कोई इंटरेस्टिंग इन्वेस्टमेंट स्टोरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ पर भेज सकते हो। अगर मुझे लगा कि आपकी गलतियों से औरों को भी काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा तो मैं ज़रूर डिस्कस करूंगा। और अगर म्यूचुअल फंड्स के साथ आप अच्छे स्टॉक पोर्टफोलियोज भी ढूंढ रहे हो अपना पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तो मेरे ये दोनों वीडियोस ज़रूर देख लेना, जिसमें मैंने काफ़ी सारे अच्छे स्मॉल के स्टॉक पोर्टफोलियोज डिस्कस करे हैं, जिसमें आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। और अभी भी कुछ डाउट या फिर क्वेश्चन है या फिर कोई फीडबैक है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या फिर आकर मेरे इंस्टाग्राम पर भी मुझसे पर्सनली आप कनेक्ट कर सकते हो। एंड चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना गाइस। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कर दो, एंड अगर इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट में मुझे बता दो अगला वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। टिल देन टेक केयर एंड सी यू गाइस, बाय बाय।